After the discussion of history of the income tax in India, now today we will discuss the basic concepts of income tax. Now the basic concepts means there may be certain terms, words, phrases, so what is the legal sense, or what I can call it as a dictionary meaning, and commercial sense. कमर्शियल सेंस आप यूं समझ लीजिए कि जैसे इनकम टैक्स की कोडिंग है, जैसे हम किसी ऐप को बनाने के लिए कोडिंग सीखते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे ही इनकम टैक्स को सीखने के लिए भी हमें इन बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको इनकम टैक्स अंडरस्टैंड होगा। तो जिसको ये सारी बातें अंडरस्टैंड होगी उसके लिए इनकम टैक्स कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज ये सब्जेक्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल, क्योंकि किताबों में मटेरियल बहुत होगा, हम उसको कंसाइज करके और सिंप्लीफाई करके आपके पास पहुंचने की, आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आप सच में इस ठीक जगह पे आए हैं। और तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इनके एक लेमैन से अगर मैं पूछूं कि भाई इनकम टैक्स होता क्या है, तो उससे अगर मैं ये पूछूं कि जी इनकम टैक्स क्या चीज है, व्हाट इज इनकम टैक्स, तो उसका सिंपल आंसर पता है क्या होता है। अब मैं आपके अगर इंटरेक्ट कर रहा होता तो शायद मैं आपसे पूछता, तो आपका भी शायद यही रिप्लाई होता कि जी इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स होता है जी टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम अर्न्ड बाय पर्सन, कि जी जो आदमी कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं। बस सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, क्योंकि जब अगर आपको बस यहीं से तो करेक्ट करना है आपने, ये जो मीनिंग है ये इनकम टैक्स का मीनिंग नहीं है जो आप रियल लाइफ में समझते हैं। फिर क्या है, तो इससे जो है मेरे पास दो क्वेश्चन अराइज होंगे। वो कौन से हैं? एक होगा, अगर तो आप ये समझते हैं कि ये रिप्लाई है, इसका ये आंसर है, तो समझ लीजिए कि आपको करेक्ट करना है अपने आप को। वो कैसे? दो तरह की इनकम होगी, एक होती है रियल इनकम और दूसरी होती है टैक्सेबल इनकम। अब आप बोलेंगे आप उलझा रहे हैं हमें। अरे भाई, उलझा नहीं रहा हूं, अभी बस आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब रियल इनकम कौन सी इनकम होती है? जो अभी आपने बताई, ठीक है जी, रियल इनकम। तो रियल इनकम मतलब होता है एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम कौन सी एक्चुअल इनकम? विच इज अर्न्ड बाय ए पर्सन, ठीक है जी। फिर टैक्सेबल इनकम कौन सी हुई? आप बोलेंगे जी रियल इनकम ही तो टैक्सेबल इनकम। बस तो यही तो कंफ्यूजन है। अरे टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है ऑन विच टैक्स इज पेबल। टैक्स इज पेबल। देखिए अभी तक तो रियल इनकम, एक्चुअल इनकम और टैक्सेबल इनकम ऑन विच द टैक्स इज पेबल। सर ये क्या, क्यों उलझा रहे हो आप?
जो इनकम रियल होती है, जो हम अर्न करते हैं, उसी के ऊपर तो टैक्स देते हैं। बस अब देखिए, मैं इसी के बेस के ऊपर आपको 3 टर्म्स बताता हूं। रियल इनकम, और यहां लिख दिया मैंने टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम विच इज एक्चुअली अर्नड बाय द एसएससी, टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल। अब मैं आपसे पूछूं कि जी आप क्या करते हो, तो आप बोलेंगे जी मैं जॉब करता हूं। कहां करते हो जी? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं। तो कितना अर्न करते हो? कि जी 30,000 रुपए अर्न करता हूं। कितने पे टैक्स देते हैं? बस जी 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3,60,000 के ऊपर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। तो इसमें रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन कहां से अराइज हो गया? बस यही दिक्कत है। देखो, मैं अब आपसे 3 इक्वेशंस की बात करूंगा। रियल इनकम, और फिर दोबारा से मेरे पास टैक्सेबल इनकम, फिर मैंने लिख दिया आपको रियल इनकम, और फिर दोबारा से मैंने लिख दिया टैक्सेबल इनकम। बस आहिस्ता आहिस्ता आप इन्वॉल्व होते चलिए। देखिए, अभी जो आप बोल रहे थे जी कि मैं 30,000 की इनकम है, मैं 30,000 के ऊपर ही टैक्स देता हूं, तो क्या हो गया जी मेरा? रियल इनकम इज इक्वल टैक्सेबल इनकम। तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि जो मैं कमाता हूं उसी के ऊपर अगर मैं टैक्स देना शुरू कर दूं तो रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। और क्या हो सकता है कि जी रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। ये क्या हुआ जी कि जी मैं कमाता 30,000, 3,60,000, लेकिन टैक्स में जो 3 लाख रुपए के ऊपर देता हूं, मैं 60,000 के ऊपर टैक्स नहीं देता हूं। अच्छा, ये भी सिचुएशन हो सकती है। फिर एक सिचुएशन और हो सकती है, ये देखिए, रियल इनकम इज लेसर देन टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये कैसे हो सकता है रियल इनकम इज लेसर देन टैक्सेबल इनकम? अब मैं आपसे ये पूछूं, हाँ पहले मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूं। 90% केसेस जो हैं वो आपको ये मिलेंगे वेयर द रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। मानते हैं आप कि जी, और हर आदमी बोलता है कि जी मैं मेरे कमाता 3,60,000 है, लेकिन टैक्स में जो है वो सिर्फ 2.5 लाख पे ऊपर देता हूं। रियल इनकम इज टैक्सेबल इनकम, मुझे जो सर्वे बोलता है वो है कि जी 6% केसेस ऐसे होते हैं। रियल इनकम इज लेसर देन टैक्सेबल इनकम, दैट इज 4% केसेस ऐसे होते हैं। अब आप सबसे ज्यादा हैरान जो होंगे वो यहां पे होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी आपसे बात कर लेता हूं। अब मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स को अगर मैं पूछूं कि भाई कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको बोलेगा 30,000 रुपए। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा फिर खाना वाना खुद ही बनाते हो? नहीं सर, खाना वाना खुद नहीं बनाते, कंपनी के वहां पे मेस है और वहां से खाना आता है। अच्छा, तो इसका मतलब वो कंपनी आपको क्या दे रही है? फूड भी दे रही है। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा कपड़े कपड़े कौन धोता है? सर वो तो सर्वेंट दिया हुआ है। अच्छा सर्वेंट, इसका मतलब अच्छा ऑफिस कैसे जाते हो? सर कंपनी ने मुझे कार दे रखी है। अच्छा कार भी दे रखी है तो अच्छा, और क्या क्या दे रखा है कंपनी ने? सर क्लब फैसिलिटी भी है वहां पे, मैं क्लब में जिम में भी जाता हूं। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपकी इनकम नहीं है? कि कंपनी इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही है? और आप किसको लेकर चले थे? 30,000 रुपए। अब आप रियल इनकम कितनी बोल रही है? 30,000। लेकिन क्या ये जो फूड प्रोवाइड किया जाए, ये सर्वेंट को प्रोवाइड किया, ये कार प्रोवाइड की, ये कन्वींस आपको दी जा रही है, क्या ये आपकी पॉकेट में नहीं जा रही है? जा रही है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इनको इसमें ऐड करूंगा तो टैक्सेबल इनकम मेरी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, जबकि रियल इनकम आपकी कितनी है? सिर्फ 30,000 ही है। एग्री करोगे ना आप? बस बेटा यहीं से आपकी जो परेशानी है वो शुरू होती है और यहीं से परेशानी आपकी हम खत्म करेंगे। तो मैंने क्या कहा? टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम अर्नड बाय ए पर्सन। तो बताओ, अर्नड इनकम जिसको हम बोलते हैं कि रियल इनकम जो मैंने अर्न करी उसके ऊपर टैक्स दूंगा? नहीं ना। तो बस यहीं से अब हमने, अगर आपके पास रियल इनकम है तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? टैक्सेबल इनकम में। रियल इनकम बराबर है तो कोई परेशानी नहीं है। यहां रियल इनकम टैक्सेबल इनकम, इसी में तो कन्वर्ट करना है।
जब इसमें कन्वर्ट करना है तो इसी के लिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा इनकम टैक्स का कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। और कोडिंग का मतलब है यहां पे जो मैंने अभी आपसे बात करी, दिस इज नोन एज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन रेज करते हैं, और वो क्वेश्चन है कि ऑन whom कैन इनकम टैक्स बी लेविड, यानी कि किससे लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर देने की कोशिश करूं, सेक्शंस चलो कभी ले आऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा। तो हम बोलेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा इनकम टैक्स, इसका आंसर क्या होगा, इनकम टैक्स कैन बी लेविड ऑन द टोटल इनकम। अब टोटल इनकम आप बोलेंगे टोटल नहीं, बस आप समझ लीजिए कि जहां मैं टोटल इनकम यूज करूंगा तो इनकम टैक्स की टर्म में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में टोटल इनकम बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। क्लियर है जी। तो मैंने एक वर्ड यूज किया टोटल इनकम ऑफ ए, अब मैं एक और टर्म लेके आ रहा हूं, ऑफ ए पर्सन। सॉरी, तो मेरे पास क्या आ गया जी, दो टर्म्स आ गई। एक क्या आ गई, टोटल इनकम, ये लो, और दूसरी टर्म आ गई पर्सन। देखो पेयर आ गया यहां पे टर्म्स में भी। तो इसका मतलब टोटल इनकम और पर्सन। तो देखिए यहां पे भी हमारा पेयर था और यहां पर्सन में भी हमारे पास पेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहां मूव करते हैं, ये वाली टर्म, फिर हम इधर जाएंगे, फिर हमें आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर पहले टेक्निकल टर्म में ना बोल करके, अब मैं सबसे पहले ना एक सिंपल टर्म्स आपसे यूज करता हूं। मैंने कहा ना कि आपको मैं एक जोड़ा, टर्म्स का जोड़ा, जिससे आपको याद रहे। अच्छा देखो, इसमें मैं दो टर्म जो यूज कर रहा हूं वो होंगी, एक होगा पर्सन, क्योंकि अभी तक आपको कोई पता नहीं है कि पर्सन कौन होता है। एक पर्सन यूज करूंगा और एक करूंगा असेसी। एक वर्ड यूज कर रहा हूं असेसी, ठीक है जी। दोनों को टर्म्स, अब पर्सन कौन होता है, मैं सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपली भाई, अभी मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं और बाद में आप ये चीज समझ जाओगे। हु कैन, अभी अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे ये पूछता, आर यू पर्सन, तो कुछ बोलते हाँ, कुछ बोलते ना, हाँ मैं तो पर्सन हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं पर्सन मीन्स हु कैन अर्न, आप बोलेंगे हाँ जी मैं कमा सकता हूं। और एसएससी कौन होता है, टैक्स पेयर। ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल टर्म आपसे यूज नहीं करी। ओके, तो मैंने कहा इनकम टैक्स कैन बी लेविड ऑन द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। बात ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं, अब इसको हम लास्ट में देखेंगे जाकर के, ठीक है जी। अगर लास्ट में देखें तो मैं एक सेक्शन लेके आता हूं इनकम टैक्स की। मैंने बताया था आपको सेक्शंस होती हैं, मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूं। बाकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ने पर्सन को डिफाइन किया हुआ है। वो बोलता है पर्सन इंक्लूड्स कौन, द फॉलोइंग। आप बोलोगे पर्सन तो हमने पढ़ा हुआ है जी, हम आप, अरे नहीं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो बोलता है वो बोलता है कि पर्सन में कौन कौन आएगा। बता देता हूं, एक तो इंडिविजुअल आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इंडिविजुअल कौन होता है, अरे इंडिविजुअल होता है हम और आप। अरे हम और आप का मतलब इसको डिफाइन करो सर। तो आप, मैं बोलूंगा भाई जिस नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन कौन हो गया जी, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कौन हो गया जी, मेल एंड फीमेल, अरे कोई भी हो सकता है, माइनर हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है, ल्यूनेटिक हो सकता है, इडियट हो सकता है, गार्डियन हो सकता है, जिसके इनकम को क्लब किया जा सकता है,
अब बात क्लियर होगी जी आपको। तो कौन कौन क्या हो सकता है? इंडिविजुअल। अब मैं हूं, आप हैं, कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अरे इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे ना। अच्छा, ये भी पर्सन होता है जी? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कौन होता है? पढ़ा हुआ जी आपने बिजनेस स्टडी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है जी? अरे भाई ये दिस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है जी। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। अब आप बोले हिंदू लॉ अप्लाई होता है तो फिर और डिफाइन करो ना। अरे सिंपल सी बात है, जहां ज्वाइंट इन फूड होता है, यानी कि इकट्ठे खाना बनता है, जहां घर में एक ही जगह पूजा की जाती है, जिनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है। बात क्लियर होगी जी अब आपको। अब नेचुरली अगर दूसरी जगह, दो जगह खाना बनेगा तो वो अलग फैमिली बन गई, दो जगह पूजा करेंगे तो अलग बन गई, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो जैन्स फैमिली है वो इसी के अंडर कवर होती है। तो इसका मतलब है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। एक आदमी से, एक कॉमन मैन से जो फर्दर फैमिली आपकी एक्सपेंड होती है, उनके बेटे और उनके बेटे की वाइफ और साथ में उनकी जो अनमैरिड डॉटर होगी वो होगी। लेकिन हमारे यहां पे देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। कौन कौन से? एक दया भागा, ठीक है जी, और एक मिताक्षरा। ये तो आपने पढ़े हैं। अच्छा, दया भागा कहां होता है? वेस्ट बंगाल एंड असम में। और यहां कौन होता है? बस होल इंडिया एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? इन दो को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल एंड असम को छोड़ करके। अच्छा, अब इनके जो फैमिली होती है उनको क्या बोलते हैं? अरे उनको बोलते हैं मेंबर्स। फिर कोपार्सनर कौन होता है जी? अरे कोपार्सनर होता है जिसका राइट टू क्लेम होता है। राइट टू क्लेम किसमें? इन पार्टीशन। राइट टू क्लेम इन पार्टीशन। तभी तो बोलते हैं ना, बच्चा पेट में है तो उसका राइट क्या बन जाता है कि जी वो प्रॉपर्टी में पैदा होते ही क्या कर देगा? पार्टीशन के लिए उसका राइट बन जाता है। और ये जो कोपार्सनर्स होते हैं ये 4 डिग्री तक चलेंगे। 4 डिग्रीज का मतलब दादा, मतलब ग्रैंडफादर, फादर, फिर उसके बाद आपका सन और वो ग्रैंडसन तक। ठीक है जी, ये 4 डिग्री तक हमारा रिलेशनशिप। ये भी हो गया क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसकी डेफिनेशन में? पर्सन। तो आप बोलेंगे अभी तक तो हमें पर्सन का मतलब होता था मैं, तू, ये वो सब। नहीं। अच्छा, सी में आ जाओ आप। कौन? एक कंपनी। अच्छा, ये भी पर्सन होती है? बिल्कुल होती है, ये भी कंपनी का मतलब यहां पे क्या है? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब दो तरह की। एक कौन होगी जी? इंडियन कंपनी। आगे देखा ना, मैं कोडिंग बता रहा हूं आपको। इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है भाई? जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी जो अभी के लॉ या पहले के लॉ के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये तो हमारे पास उस कंपनी बोलेंगे। और दूसरा जो है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी जिसको कि स्पेशल ऑर्डर के अंडर बोर्ड के द्वारा कंपनी का स्टेटस दे दिया है, उसको भी हम कंपनी की डेफिनेशन में लेंगे और पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। अच्छा, और कौन होता है जी? अरे भैया, और होता है फर्म। फर्म पढ़ी है ना आपने? फर्म अपने मेंबर से क्या होती है? पार्टनर से डिफरेंट होती है। तो आपको असाइनमेंट क्या होगी? फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप। इन तीनों में डिफरेंस बताना मुझे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि फर्म जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फर्म असेस्ड एज सच, और दूसरी होती है फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये क्या चीज होती है? अरे भाई, जहां पे हर पार्टनर को अपने शेयर का नॉलेज होता है,
तो सिंपल सी बात है, वो कहां होता है? जहां डीड साइन होती है। जहां डीड साइन होती है तो वो स्पेसिफाई कर देता है कि हर पार्टनर का कितना शेयर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फर्म असेस्ड एज सच, यानी कि फर्म असेस्ड एज अ फर्म। और जहां पे स्पेसिफाई नहीं है कि उसको कितना शेयर मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर ये भी फर्म? हाँ जी, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। अच्छा, और कौन आता है जी? अरे भैया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या चीज आ गई? अरे सिंपल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? तो पहले मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कौन है? नेचुरल पर्सन। जब वॉलंटरली इकट्ठे होते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या बन गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन बन गया तो ये क्या बन गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब पर्सन में कौन आ जाएगा? अरे भैया, पर्सन में इंडिविजुअल भी पार्टनर हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, लेकिन ये किसकी होगी? इंडिविजुअल की होगी। क्योंकि इनका एक्चुअली काय के लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव है कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। देयर इज ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, इसलिए ये यहां पे। अच्छा, और कौन होता है जी? अरे और कौन होगा? एफ, लोकल अथॉरिटी। अच्छा, लोकल अथॉरिटी भी बिल्कुल, ये भी पर्सन है। तो लोकल अथॉरिटी में कौन आता है जी? अरे सिंपल है, म्युनिसिपल कमेटी आ गई आपकी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, पंचायत आ गई, पंचायत आ गई, फिर पोर्ट, ये भी क्या है? लोकल अथॉरिटी में। और कौन है? और हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कौन होते हैं? अरे भाई, ये रेजिडरी है। जो यहां नहीं आएंगे वो कहां आएंगे? यहां। अब जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऑटोनमस बॉडी है। LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, स्पेशल एक्ट के अंदर इनेक्ट की गई है ना। अच्छा, उसके बाद अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ट्रस्ट हैं, अब मान लो आपका नैना देवी ट्रस्ट है, चिंतपूर्णी ट्रस्ट है, ठीक है जी। तो ये ट्रस्ट भी क्या है? यहां पे क्या है? मूर्तियां हैं ना, आइडल जिसको बोलते हैं। तो ये किस में आएंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब कि आज के बाद अब आपका पर्सन का मतलब सिर्फ मैं और आप, हम, उससे नहीं होगा। आज के बाद आपके पास पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, पर्सन का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन का मतलब कंपनी का, पर्सन का मतलब फर्म, पर्सन का मतलब एसोसिएशन पर्सन, पर्सन का मतलब लोकल अथॉरिटी, और पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन कौन हो गया? हु कैन अर्न। अब अर्न कौन कर सकता है? भाई इंडिविजुअल भी कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकती है, कंपनी भी कर सकता है। क्लियर है जी। लेकिन फिर आपने ये एसएससी कौन है? लो जी, हम एक और क्वेश्चन राइज करते हैं, और वो क्वेश्चन है कि हु इज, तो यहां पे आपका क्वेश्चन था ऑन होम कैन इनकम टैक्स बी लेविड। तो हमने कहा इनकम टैक्स कैन बी लेविड इन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। तो अभी तक हमारे पर्सन की बात यहां पे क्लियर होगी, टोटल इनकम बाद की बात है। नेक्स्ट है हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स एटसेट्रा अंडर दिस एक्ट। लो जी, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट। लाइबिलिटी किसकी बनती है इनकम टैक्स पे करने के लिए? ओके, अब मैं पहले टेक्निकल टर्म फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहते हैं जी इनकम टैक्स इज पेबल बाय असेसी, पेबल बाय असेसी। आ गया जी, एक नया टर्म आ गई, कोडिंग में नई टर्म आ गई। तो नेचुरली अब आपके पास क्या आ गया? आपके दिमाग में चल रहा होगा देन हु इज एन असेसी, हु इज एन असेसी। देखो टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो असेसी कौन हो सकता है? अब मैं लिख रहा हूं ए पर्सन। अब आपका पर्सन का मतलब मैं तू नहीं है, ये सब है। ए पर्सन
बाय होम एनी टैक्स, अंडरलाइन करूंगा इसको, एनी टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट कौन? इनकम टैक्स एक्ट 1961, रिवाइज्ड ईच एंड एवरी ईयर, जो हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। अच्छा, बी और क्या बोलता है? ए पर्सन बाय whom any other sum of money is payable under this act, वो क्या होता है जी? टैक्स तो होता है, लेकिन वो ये तो आपने सुना नहीं है। अरे भैया, उसके अंदर क्या हो सकता है? लेट पे करोगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये क्या चीजें होती हैं? अभी आप बिल्कुल बहुत छोटे हो अभी इनकम टैक्स में, वैसे तो आप बड़े हो, लेकिन इनकम टैक्स में अभी आप छोटे हैं। तो ये अगर भी होगी तो भी आपको क्या देना पड़ेगा? आप कौन माने जाओगे? असेस्सी। तो हु इज असेस्सी? तो असेस्सी मीन्स, ये टेक्निकल टर्म्स। लो जी, दो टर्म हमने डिस्कस करे। और पर्सन को क्या बोला मैंने? हु कैन अर्न। देखो जी, अर्न ये करेंगे। असेस्सी टैक्स पेयर। देखो लो, मैंने क्या कहा? अब जरूरी नहीं टैक्स पेयर है। अब मैंने तो टैक्स बोला ना, टैक्स के साथ आपसे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट, पेनल्टी भी ली जा सकती है, तो उसको भी मैंने इसी में कवर कर दिया। तो आपको जस्ट एक दिमाग में रखने के लिए कि जी पर्सन कौन होता है? हु कैन अर्न। असेस्सी क्या होता है? टैक्स पेयर। तो क्या हुआ जी? जो अर्न करता है वही तो टैक्स पे करता है। बस यही तो बात है। इसी को तो आपको, यही बात तो आपसे क्लियर करनी है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, ये जो असेस्सी होते हैं ना, ये असेस्सी तीन तरह के होते हैं। ये असेस्सी जो हैं आपके तीन तरह के होते हैं। चलिए जी, यहां से बात करते हैं शुरू। तो हम बात कर रहे थे असेस्सी की। असेस्सी, ठीक है जी। तीन तरह के असेस्सी हुए। कौन कौन से असेस्सी होते हैं जी? एक होता है ऑर्डिनरी असेस्सी। ऑर्डिनरी असेस्सी, ये कौन होता है? ये ऑर्डिनरी असेस्सी, देखिए, कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment। किसके लिए? कौन सी टैक्स प्रोसीडिंग्स? कौन से टैक्स प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? अरे सिंपल सी बात है, टैक्स प्रोसीडिंग्स आपकी किसके लिए हो सकती हैं? इनकम के लिए हो सकती हैं, लॉस के लिए हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर लॉस हो तो आप रिटर्न ही फाइल करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, ये इनकम और लॉस किसका? अपना। कई बार आपको इनकम और लॉस किसका देना पड़ेगा? एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन, ये भी अभी आपको टफ लग रहा होगा, ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा। कई बार हम किसकी बात करते हैं? रिफंड। आपने ज्यादा पैसा दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। तो अगर ऐसी जैसी इनके लिए अगर आप कुछ भी प्रोसीडिंग्स टैक्स के साथ जाकर के डील करते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी असेस्सी। दूसरा क्या हो गया जी? डीम्ड असेस्सी। ये क्या हो गया जी? डीम्ड असेस्सी। ये कौन आ गया भाई? ये जबरदस्ती आपके साथ आ गया। एक ऐसा पर्सन जो कि इनकम टैक्स अपनी इनकम के लिए लायबल नहीं है, लेकिन उसको लॉ बोलता है कि भाई नो, आप देंगे, आपका ही बनता है, आप ही टैक्स पे करेंगे। वो कैसे हो सकता है? अरे देखिए, मान लीजिए कोई माइनर है, आपका बेटा है, माइनर है, कमा रहा है, तो वो तो नहीं बन सकता। इसलिए अब क्या हो गया? लॉ ने क्या बोला? आप दो। उसी तरह से अगर आप गार्जियन है, उसी तरह से अगर कोई लियोनेटिक है, आपको पता है कि एक लियोनेटिक के साथ, इडियट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वाइड हो जाता है। उसी तरह से अगर आप किसी के एजेंट हो, किसके? नॉन रेजिडेंट। ये नई टर्म आ गई, नॉन रेजिडेंट।
आएगी, बाद में बात करूंगा, अभी तो बिल्कुल। अच्छा, एक और बात आ सकती है, डिसीज्ड पर्सन। अब डिसीज्ड पर्सन का हुआ जिसकी अभी अभी डेथ हो गई है, मान लो उसकी इनकम अर्न हो रही है, तो अब मिस्टर एक्स है, अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो कहां जा जाएगी लायबिलिटी, किसके ऊपर चली जाएगी? उसके बच्चों के ऊपर चली जाएगी। तो जो बच्चे होंगे वो क्या माने जाएंगे? डीम्ड एसएससी माने जाएंगे। तो क्या बोला मैंने अभी आपको? डीम्ड एसएससी, पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर हिज ओन इनकम, अपनी इनकम पे नहीं है, लेकिन इनकम एंड लॉसेज ऑफ अदर पर्सन। और लॉ आपको बोल रहा है कि भाई अदर पर्सन की इनकम, इसलिए आपको क्या माना गया? डीम्ड एसएससी। और उसके बाद एसएससी इन डिफॉल्ट, ये कौन आ गया जी? अरे ये भी एक एसएससी है। जो पर्सन, ए पर्सन नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, ये क्या हो गया जी? बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, हर एम्प्लॉयर की एक ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी रिलीज करनी है, उससे पहले उससे अगर आपको कोई टैक्स बनता है तो उसको सोर्स के ऊपर काट लीजिएगा। अब मान लीजिए कि 50,000 किसी की सैलरी है, तो लॉ बोलता है कि देखो भाई एवरेज रेट के ऊपर इससे आपने टैक्स ले लेना है। ठीक है जी, मान लेते हैं कि हजार रुपए वो पर मंथ ले रहा है। ठीक है जी, हजार रुपए। उसने क्या किया, 12 महीने टैक्स काटा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको डिपॉजिट नहीं किया। इनकम टैक्स खाते जो डिपार्टमेंट का खाता है उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं किया, तो वो किसके पास रहेगा? वो नेचुरली एम्प्लॉयर के पास रहा। तो ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी थी ना, ऑब्लिगेशन थी ना, कि भाई वो टैक्स काट करके इनकम टैक्स के खाते में जमा करा दे, लेकिन उसने नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो उसको क्या माना जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। ये भी बात क्लियर होगी। अब इसका मतलब है कि टीडीएस काट करके जमा कराए, तो जो भी जिसका भी फॉल्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। तो अल्टीमेटली अब हमने एक टर्म्स का जोड़ा पढ़ा, और वो क्या? एक पढ़ा हमने पर्सन और एक पढ़ा हमने एसएससी, एक पढ़ा हमने एसएससी। तो फिर क्या हुआ जी? तो मैं अब देखिए, हमने कहा एवरी एसएससी should be a person। देख लो अब, ये देखो, every एसएससी should be a person। every person need not be an एसएससी। Every person need not be an एसएससी। अब इसका कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि जी एक्सप्लेन इट। लो जी, ये अब क्या हो गया? यहां एसएससी आ गया, यहां एसएससी, ये पर्सन। कहता है एवरी एसएससी शुड बी ए पर्सन। अभी हमने क्या पढ़ा था? पर्सन का मतलब क्या होता है? वैसे ही सिंपल वर्ड्स में हु कैन अर्न। ठीक है, और एसएससी क्या होता है? टैक्स पेयर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मुझे बताना, एक मेरे पास एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। ठीक है जी, 5 ईयर चाइल्ड क्या है जी? ये मेरे लिए एसएससी की पर्सन। सर पर्सन इंडिविजुअल की कैपेसिटी में आया, पर्सन है। ठीक है, may not be an एसएससी, may not be an एसएससी। क्या मतलब हुआ जी? देखो, पर्सन तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो क्या दे? टैक्स पे करे। 5 साल का बच्चा पर्सन तो है, लेकिन एसएससी नहीं है। 5 साल का बच्चा है, पर्सन की डेफिनेशन में आ गया। तभी तो हमने क्या बोला? एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। प्रूव हो गया जी। 5 साल का बच्चा है, पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है, लेकिन एसएससी नहीं है। हाँ, अर्न कर सकता है, लेकिन
टैक्स पे नहीं। आप बोलेंगे 5 साल का बच्चा कैसे कमा सकता है? अरे भाई, रेंटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई है, उससे अगर रेंट मिल रहा है और कोई है नहीं उसका। अब दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा मेरे पास आ गया। अब आप बोलेंगे मे नॉट बी एन एसएससी। क्यों नहीं होगा एसएससी? बिकॉज उसके पास इनकम ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं होगी, टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं होगी। हाँ, दूसरी बात क्या है, एवरी एसएससी शुड बी ए पर्सन। तो जो एसएससी होगा वो कौन बन सकता है? पहले पर्सन की डेफिनेशन में होना चाहिए, पर्सन की डेफिनेशन में होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये है 100 और ये जो 100 है ये क्या है? पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, फार्म, कंपनी, ये वो। लेकिन जरूरी थोड़ी है, उसमें से मान लीजिए 80% कौन है? जो टैक्स पे कर रहे हैं। 20% कौन है? जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, नो टैक्स। तो इसमें क्या हुआ, जो ये पर्सन है ये कौन बन गए? एसएससी। और ये जो पर्सन है ये एसएससी नहीं, क्योंकि इन्होंने टैक्स नहीं दिया। जब नहीं दिया तो लाइन यहां से चली और यहां से जाकर के कहां चलेगी? यहां पे। अब क्या हुआ, पर्सन है और साथ में एसएससी। एवरी पर्सन, ये एसएससी इधर से चले, एसएससी ये आ गया। एसएससी शुड बी ए पर्सन। ये देखो, एसएससी शुड बी ए पर्सन। और ये क्या है? इज नॉट एन एसएससी, इज नॉट एन एसएससी। यहां से क्या हुआ, ये लो, एसएससी तो नहीं है लेकिन पर्सन तो है। So, इसलिए एवरी एसएससी शुड बी ए पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। तो यहां तक अब आपको ये दो टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। पर्सन और एसएससी के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में जैसे मैंने कहा आपको कि सिंपल वर्ड्स में पर्सन का मतलब क्या हुआ, तो जो मैंने पीछे बताया आपको, पर्सन का मतलब है हु कैन अर्न, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में। और एसएससी का मतलब है टैक्स पेयर। लो जी, तो क्या बोला, अब मैं एसएससी को वर्ड को किसके साथ कर दूं? टैक्स पेयर। एक टैक्स पेयर जो है वो इनकम अर्न करने वाला होना चाहिए। लेकिन एक जो इनकम अर्न करने वाला है वो जरूरी नहीं है कि टैक्स पे करे। तो 5 साल की बच्ची जिसके पास अभी तक कोई इनकम नहीं है, पर्सन की डेफिनेशन में आ रही है लेकिन एसएससी नहीं है। सो अल्टीमेटली दिस इज प्रूव्ड। सो आपके पास ये क्वेश्चन अराइज होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरी एसएससी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी, देन यू कैन गिव द क्लैरिफिकेशन। लो जी, खत्म है। कल हम किसी और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टर्म के साथ यहां आएंगे और फिर उसको वहां पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे।